लास्ट में हमने जहाँ पे लेक्चर छोड़ा था वहाँ पे हमने लीजन के डिस्क्रिप्शंस देखी थी कि जो स्किन के ऊपर हमारे पास लीजन्स वगैरह होंगे, कोई छाले होंगे या कोई ऐसी वैसी चीज़ें होंगी, जो भी उसमें हमने देखना क्या है, उनका साइज़ देखना है, कलर देखना है, टेक्सचर देखना है, एजेस देखने हैं कि वो बाहर से लाइक उनके एजेस जैसे डिफ्यूज्ड हैं, क्लियर बाउंड्रीज़ हैं, सूजे हुए हैं, स्वेलिंग है, ऊपर उठे हुए हैं, कलर उनका रेड है, येलो है, उनके अंदर पस है, पानी है या ब्लड है, और एलिवेटेड और डिप्रेस्ड के बाहर निकले हैं, ये अंदर की तरफ कोई पिटिंग हुई है, और लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ हम उसमें देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आज में हम पढ़ने वाले हैं मैक्यूल कि असल में मैक्यूल होता क्या है। मैक्यूल इज़ सर्कमस्क्राइब्ड, यानी कि इसकी बाउंड्रीज क्लियर होंगी। ऑल्ट्रेशन इन द स्किन कलर, कि स्किन कलर के अंदर ऐसी ऑल्ट्रेशन हैं जिनकी बाउंड्रीज क्लियर होंगी। स्किन सरफेस नीदर एलिवेटेड और डिप्रेस्ड, इस पर अगर सपोज आप टच करके देखोगे ना तो स्किन नीचे घुसी हुई होगी ना ऊपर की तरफ उभरी हुई होगी। अच्छा, मे बी ऑफ एनी साइज एंड कलर, अ मैक्यूल ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज कॉल्ड अ पैच। फॉर एग्जाम्पल विटिलिगो। विटिलिगो वो होता है जिसमें देखते हैं ना आपको स्किन के कलर उड़ गया होता है, किसी किसी को यहाँ पे वाइट कलर के पैच बने हुए होते हैं, और अक्सर लोग बोलते हैं मछली पे दूध पी लिया था या गोश्त खा के दूध पी लिया था तो उसकी वजह से हो गया, उसको हम विटिलिगो बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्यूल हमारे पास एक ऐसा स्किन का स्पॉट है जिसके अंदर ना स्किन ऊपर की तरफ उभरती है ना नीचे की तरफ जाती है, 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है, और अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा ये तो हम उसको कहेंगे पैच। ये अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं मैक्यूल एंड पैच। ठीक है, ये स्किन के हैं, ये स्किन पे आप हाथ फेरोगे ग्लव्स पहन के या वैसे भी आपको इधर कुछ भी महसूस नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे पैप्यूल की कि व्हाट इज़ अ पैप्यूल। पैप्यूल इज़ अ स्मॉल सॉलिड लीजन। ठीक है, कि सॉलिड है, स्मॉल है और उभरा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। स्टार्ट में जैसे आप सपोज मैं हूँ, नया बंदा हूँ और मेरे पास इस तरह का पेशेंट आता है तो मुझे मेजर करने की ज़रूरत है कि 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या कम है। लेकिन जब ऐसा होगा कि डेली बेसिस पे मैं पेशेंट देखूंगा, डेली बेसिस पे मैं ये चीज़ मेजर करूंगा, देखूंगा, तो मुझे रूलर उठाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 सेंटीमीटर से कम है। रेज्ड अबव द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग स्किन, के जो सराउंडिंग स्किन है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला होगा, और हैंस पाल्पेबल, के वो पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको हम पैल्पेट कर सकें, ऐसे टच करके अंदाज़ा कर सकें कोई चीज़ बाहर निकली है। जैसे सपोज मेरी ये जॉइंट बाहर निकला हुआ तो मैं पैल्पेट करके इसको बाहर फील कर सकता हूँ। एलिवेटेड स्किन लीजन है और प्लूराइटिक पैप्यूल है। अब मैं प्लूराइटिक का बता दूं, प्लूरा जो होता है इसका मतलब है स्किन के नीचे ना कुछ पर्पल या रेड कलर की डिस्कलरेशन हो जाना, लेकिन वो दबाएं अगर हम तो वो गायब नहीं होगी। तो अगर डायरेक्ट ब्लड निकला हुआ होगा और मैं उसको ऐसे दबाऊंगा तो वो इधर उधर खाली होकर उसका कलर चेंज होगा, लेकिन प्लूरा क्या होता है, उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो रेड रेड सा या पर्पल पर्पल कलर की स्किन होगी बट वो वहाँ से अपना कलर नहीं छोड़ेगा। स्केबीज, ठीक है, ये साकोप्टीज स्केबाइज का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से स्केबीज होती है। और एक एरिया में मैंने काम किया था वहाँ पे स्केबीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक दिन के अंदर अगर आपके पास 20 पेशेंट आते हैं तो 20 में से 5-6 पेशेंट स्केबीज के थे। उसमें भी यही होता है कि छोटे छोटे दाने बनते हैं स्किन के ऊपर, अपनी उंगलियों के बीच में बन जाते हैं, उनके ग्रोइंस में बन जाते हैं, मतलब जेनिटल्स के अंदर बन जाते हैं, और अंडर आर्म्स एक्सिलरी रीजन में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद वेजिकल्स, बुल्ला एंड ब्लिस्टर्स। अब वेजिकल्स क्या हैं, नाम से ही पता लग रहा है हमें, वेजिकल्स आर सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब उनकी क्लियर बाउंड्री होगी। एपिडर्मल एलिवेशंस इन द स्किन कंटेनिंग क्लियर फ्लूइड लेस देन हाफ सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, अब क्या है जी, ऐसे कुछ दाने बने हुए हैं जिनके अंदर क्लियर फ्लूइड है, हाफ सेंटीमीटर से छोटे हैं, और एपिडर्मल फ्लूइड उनके अंदर बना हुआ है, जो आपकी एपिडर्मिस है उसके नीचे कुछ फ्लूइड जमा है जिसने वो दाना ऊपर की तरफ उभार दिया। अब हम बात करेंगे बुल्ला की, जब कुछ लोग इसको बुल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो इफ़ द लीजन हैज़ डायमीटर ग्रेटर देन हाफ सेंटीमीटर, कि अगर हाफ सेंटीमीटर से यही जो लीजन था हमारे पास, वेजिकल बोला था हमने जिसको, अगर वो हाफ सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा
तो उसके अंदर फ्लूइड भी है और वो एपिडर्मल एलिवेशन है स्किन की, तो उसको हम बोलेंगे बुल्ला। और अब बात करेंगे ब्लिस्टर की। ब्लिस्टर्स तो आपने आमतौर पे देखे होंगे। वेजिकल एंड ब्लिस्टर्स आर कॉमनली कॉल्ड वेजिकल्स एंड बुला। जो वेजिकल्स और बुला जो हैं वो कॉमनली ब्लिस्टर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अब ब्लिस्टर में आपने अब ज़रा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेना है नॉर्मल लैंग्वेज में कि अगर आपका ब्लिस्टर हाफ सेंटीमीटर से छोटा है तो वो वेजिकल है, अगर आपका ब्लिस्टर हाफ सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो बुला है। यहाँ पे एक पिक्चर शो की हुई है, उसके अंदर 3-4 पार्ट्स हैं जिसमें वेजिकल्स और बुला को क्लियर करके दिखाया हुआ है। अब वेजिकल्स दिखाए हैं छोटे छोटे जो हैं छोटे छोटे ब्लिस्टर्स बने हुए हैं जो ऑलमोस्ट हाफ सेंटीमीटर से कम के हैं, और बुला जो है वो बड़ा ब्लिस्टर बना हुआ है जो हाफ सेंटीमीटर से ज़्यादा है, क्लियर फ्लूइड है उसके अंदर, कोई पस वगैरह नहीं है। और फिर हार्पेस सिम्प्लेक्स है, इंसेक्ट बाइट है, और अक्सर साइलेंसर वगैरह मुझे भी लग गया था एक बार, साइलेंसर बाइक का साइलेंसर हाथ पे लग गया था खेलते हुए, तो उधर यहाँ पे बहुत बड़ा बुल्ला बन गया था, ठीक है। कहने को तो ब्लिस्टर था, बट जो अगर क्लियर हम बात करेंगे, ब्लिस्टर तो नॉर्मल सी एक लैंग्वेज का वर्ड है, तो अगर वो 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो बुल्ला है। और हार्पिस ज़ूस्टर और इंसेक्ट बाइट वगैरह। अब आगे ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। नोड्यूल्स आर रेज्ड एरिया इन द स्किन वेयर द ओवरलाइंग एपिडर्मिस लुक्स एंड फील्स नॉर्मल। ठीक है, जो नॉर्मल ऊपर वाली एपिडर्मिस है वो तो बिल्कुल नॉर्मल फील होगी, बट देयर इज़ अ प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल डीपर टिश्यू इन कॉल्ड नोड्यूल। अब होता क्या है कि जो ऊपर की स्किन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर आपको ऐसे नोड्यूल फील होता है। अगर आप चेक करते हो ना तो अंदर कोई दाना सा फील होता है स्किन के अंदर, वो बाहर नहीं निकला, हम उसको नोड्यूल बोलते हैं। और रबड़ी और मोबाइल, ठीक है, रबड़ी का मतलब ये होता है ना कि प्रेस हो सकता है, ऐसे ऐसे पिंच हो सकता है, और मोबाइल का मतलब इधर उधर मूव भी कर सकता है स्किन के नीचे, तो वो नोड्यूल है जिसमें स्किन के ऊपर नहीं निकला है दाना, अब वो दाना स्किन के नीचे बन गया है। फिर हम बात करेंगे पॉस्ट्यूल की। पॉस्ट्यूल इज़ अ ब्लिस्टर फिल्ड विद पस, ठीक है, ये ज़रा इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें क्लियर फ्लूइड नहीं है, इसमें पस है आपके पास। ब्लिस्टर फिल्ड विद पस फ्रिक्वेंटली अराइज फ्रॉम हेयर फॉलिकल्स और स्वेट ग्लैंड, दैट इज एक्नी। आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और हेयर फॉलिकल्स हैं, अब वो आपकी हर जगह, हेयर फॉलिकल आमतौर पे बाल की जड़ को कहा जाता है, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रही है आपको तो पस वगैरह बन जाएगी, और उस ब्लिस्टर को जो वहाँ पे बना है उसको हम बोलेंगे पॉस्ट्यूल। अब बात करेंगे ब्लैक। ब्लैक अ लार्ज मोर देन 1 सेंटीमीटर फ्लैट टॉप्ड रेज लीजन जिसमें एजेस में बी इधर बी डिस्टिंक्ट इन सोरासिस, मतलब सोरासिस एक डिजीज़ है स्किन की, और ग्रेजुअली ब्लेंड विद सराउंडिंग स्किन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो स्किन की सराउंडिंग है वहाँ पे ये आहिस्ता जो स्किन की सराउंडिंग है उसमें आहिस्ता आहिस्ता से ये डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन एक रेज्ड लीजन होता है स्किन का जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, फ्लैट टॉप्ड होगा, ऐसी कोई चूंच वगैरह इसकी नहीं बनेगी जैसे आमतौर पे दानों के मुंह बन जाता है। अब हम बात करेंगे व्हील की। रेज्ड अरिथमेटस एडिमेटस, कि इसमें ब्लड सेल्स भी होंगे, इसमें एडिमा भी होगा, एडिमेटस, पैप्यूल और प्लैक, ठीक है, यूजुअली रिप्रेजेंटिंग शॉर्ट लिव्ड वेजोडाइलेशन एंड वेजोपर्मिएबिलिटी। वेजोडाइलेशन भी होगी और वेजोपर्मिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि इंसेक्ट बाइट वगैरह। इंसेक्ट बाइट में जैसे फ्लूइड ज़्यादा आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो अब यहाँ पे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। ब्लैक एंड व्हील। अब बात करेंगे हम आगे पिटैशी की। पिटैशी इज़ अ पिन हेड साइज्ड मैक्यूल और एक्स्ट्रा वैस्कुलर ब्लड इन द डर्मिस। जो डर्मिस है आपकी, अब आपको याद होगा डर्मिस के अंदर आपके पास ब्लड सप्लाई होती है। डर्मिस आपकी बॉडी का, आपकी स्किन का लिविंग पार्ट है, और वहाँ पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है डर्मिस के नीचे या डर्मिस के अंदर। द लार्जर वंस आर रेफर्ड एज परप्यूरा। परप्यूरा का भी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि ऐसा है कि पर्पल सा कलर आ जाता है बिकॉज ऑफ ब्लड, ठीक है। और परप्यूरा इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब भी हमारे पास पर्पल है। इट इज़ द अपीयरेंस ऑफ रेड और पर्पल डिस्कलरेशन ऑन द स्किन दैट डू नॉट ब्लैंच ऑन अप्लाइंग प्रेशर। ये भी मैंने आपको बताया कि प्रेशर अप्लाई करने पे वो ख़त्म नहीं होगा। एंड एकामेओसिस इज़ द मेडिकल टर्म फॉर सबक्यूटेनियस परप्यूरा। सबक्यूटेनियस जो परप्यूरा है उसके बारे में जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्कीमोसिस।
और इफ़ लार्जर दैन 1 सेंटीमीटर हेमाटोमा, अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम इसको हेमाटोमा कहेंगे कॉमनली, बट इतना ज़्यादा इसको नहीं बोलता, ब्रूज बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। ब्रूज का मतलब जिसको हम रगड़ बोलते हैं, जैसे रगड़ की वजह से स्किन नहीं हमारी रेड रेड हो जाती कुछ टाइम के लिए, तो दैट इज़ ब्रूजेज आर कॉज बाय ट्रामा, के एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। अब एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज़ आपने कोई लोहे की चीज़ इधर घिसा लिया, कोई सख्त रबड़ की चीज़ घिस गई है, रोड पे लग गया, हाथ दरवाजे के पास से घिसट गया, कोई लकड़ी चुभ गई, ठीक है, उसको हम ट्रॉमा ही कहते हैं। और विटिलिगो एल्बिनिज्म वाली पिक्चर आप देख सकते हैं। विटिलिगो का मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी नॉर्मल स्किन के ऊपर क्या होता है, डिसकलरेशन हो जाती है पिगमेंटेशन की, क्योंकि हमारी स्किन का कलर कौन बनाता है, पिगमेंट्स बनाते हैं, और वो पिगमेंट्स हमने इसी स्लाइड के स्टार्ट में पढ़े थे। अब हमने स्किन देखनी है, स्किन के अंदर क्या है जी, स्किन ड्राई है या मॉइस्ट है, मतलब स्किन पे नमी है। अब सपोज कोई नमी वाली स्किन आएगी ना जिस बंदे की, आपने वहाँ पे देख लेना है कि उसको फंगल रैश वगैरह होगी, फंगस ग्रो करने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। और ऑयली स्किन जो है, ड्राइनेस इन हाइपोथायरॉयडिज्म के अगर और उसको साइन एंड सिम्टम्स भी मिल रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, तो आप डायग्नोसिस हाइपोथायरॉयडिज्म का बना लोगे। लेकिन मोस्टली जिस बंदे में हाइपोथायरॉयडिज्म होती है तो उनकी स्किन आपको ड्राई मिलेगी। ऑयलीनेस इन एक्नी, जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है वो ऐसे करते हैं तो ऑयल निकलता है, ठीक है। और फिर टेम्परेचर देखोगे आप, लाजिम बात है टेम्परेचर देखने का, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि टेम्परेचर या बुखार बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, और वो किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है या कोई ना कोई पीछे अंडरलाइंग कॉज लाजमी होती है उसमें। तो हम देखते हैं इधर जनरलाइज्ड वार्मथ इन फीवर, कि पूरी बॉडी ही गर्म हो जाएगी, जनरलाइज्ड, ठीक है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर भी आपको आपकी बॉडी गर्म मिलेगी। कूलनेस इन हाइपोथायरॉयडिज्म, और लोकल वार्मथ ऑफ इन्फ्लेमेशन और सेलुलाइटिस की लोकल किसी को इन्फेक्शन वगैरह कहीं पे हुई है तो वहाँ पे आपको वो एरिया गर्म मिलेगा। अक्सर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो रन किए जाते हैं आपकी बॉडी पे, जहाँ जहाँ पे हीट होती है ना बॉडी के पार्ट्स में, उस जगह को स्कैन किया जाता है जहाँ पे हीट होती है, फिर वहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि असल में इन्फेक्शन यहाँ पे है, जो इन्फेक्शन नज़र नहीं आ रही होती। फिर आप टेक्सचर देखेंगे, टेक्सचर में हमारे पास है रफनेस इन हाइपोथायरॉयडिज्म और वेलवेटी टेक्सचर इन हाइपरथायरॉयडिज्म। मोबिलिटी एंड टर्गर, टर्गर का मतलब होता है एक प्रेशर जो आपकी स्किन का होता है ना, एक नॉर्मल प्रेशर है। तो डिक्रीज्ड मोबिलिटी इन एडिमा और स्क्लेरोएडिमा, कि जो एडिमा है ये स्क्लेरोएडिमा है आपकी स्किन का, एपिडर्मिस का जो एडिमा है, इसके अंदर क्या होता है, आपकी स्किन हार्ड हो जाती है, इसमें ये मोबिलिटी नहीं रहती जो अभी है। और डिक्रीज टर्गर इन डिहाइड्रेशन, कि डिहाइड्रेशन में पानी तो सारा निकल जाता है, तो इसकी वजह से जो एक स्किन का प्रेशर है वो बना हुआ नहीं रहता। अब आप देखें स्केलिंग, जो अक्सर खुश्की जिनको होती है वो देखते हैं, स्केल्स वगैरह उतरते हैं। क्रस्टिंग, जिसको आप आम तौर पे खरंड वगैरह कहते हैं, जो ज़ख़म या एक उसके ऊपर आ जाता है, जैसे किसी को ब्रूजिंग हुई तो उसके ऊपर आ जाता है। नॉर्मली ये ना भी आए तो वो तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे भी कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, स्किन रफ़ हो जाती है, रफ़ होने के बाद उसकी स्केलिंग या क्रस्टिंग हो जाती है। फिर ड्राई स्किन है और इचिली। आगे हम देखते हैं फिशर। फिशर जो है ये क्या होता है, लीनियर, बिल्कुल सीधा सा, सपोज एक जो दरार या थ्रेड जिसको हम बोलते हैं, ये उस तरह की होती है, लीनियर। क्लीवेजेस इन गैप्स इन द स्किन सर्फेसेज, वेरिएशन रिलाई ऑन द इरोजन और अल्सर, ठीक है। तो आप सिंपल से देखेंगे जो फिशर है ना, वो एक किस्म की लीनियर, सीधी सीधी सी आपकी स्किन के अंदर कोई दरार या कोई तरेड़ होती है, ठीक है। और डिस्क्वेमेशन होती है जिसमें एक्सफोलेशन या स्केलिंग हो जाएगी। शेडिंग ऑफ एपिडर्मल सेल्स, मतलब एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएंगे। और सेकेंडरी स्किन लीजन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास स्कार है। अब स्कार क्यों बनता है, कोई ज़ख़म हुआ वहाँ पे हील हुआ, तो एक किस्म का स्कार का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी स्किन वेल्ड हुई है, जहाँ से जुड़ी है, वहाँ पे स्कार रह जाता है, जैसे ये स्कार है मेरे, ठीक है। और अक्सर लोगों के स्कार बिगड़ जाते हैं, कि वो स्कार ऐसे नॉर्मली फिल होने के बाद वहाँ पे उभरना शुरू हो जाते हैं बहुत बड़े बड़े, तो हम उनको कीलोइड स्कार बोलते हैं, ये कीलोइड बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, एक नॉर्मल स्कार है जैसे ये है, और कुछ लोगों के स्कार जैसे उभर के बाहर आ जाते हैं तो उसको कीलोइड स्कार बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। स्कार रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ हीलिंग, मैंने आपको कहा कि जहाँ पे आपकी स्किन वेल्ड हुई है, जहाँ से जुड़ी है, वो वहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ पे स्किन जुड़ी है।
may be hypertrophic, atrophic or cerebriform, perforated with multiple small pits. ओके, अब इसके अंदर ये आ जाएगा हाइपरट्रॉफिक के है, वहाँ पे सेल्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, कहीं पे सेल्स बहुत छोटे हो जाएंगे और कहीं पे नॉर्मल भी होगा या स्मॉल पिट्स बन जाएंगे जहाँ पे स्किन हील हुई है आपकी। और क्रस्ट हैं, क्रस्ट के अंदर क्रस्ट रिजल्ट व्हेन सीरम ब्लड और पिरुलेंट एक्सुडेट ड्राइज एंड इट इज़ हॉलमार्क ऑफ पायोजेनिक इन्फेक्शन येलो फ्रॉम सीरम, कि आपका जो सीरम है प्लाज्मा वगैरह वो बाहर निकल आता है, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे ड्राई हो जाता है। उस ड्राई होने की वजह से जो चीज़ बनती है हम उनको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली किसी को ब्रूज हुआ लेकिन सिर्फ प्लाज्मा ऊर्ज आउट किया, ब्लड नहीं निकला, तो वहाँ पे पीले कलर का क्रस्ट मिलेगा, पीली पीली सी लेयर उतरेगी सूखने के बाद। जिनको ब्लड आ जाएगा उनको रेड कलर का खुरुंड या रेड कलर का एक स्कार मिलेगा, क्रस्ट मिलेगा। और फिर लिचेनिफिकेशन है क्रॉनिक थिकनिंग ऑफ द एपिडर्मिस विद एक्सरेशन ऑफ इट्स नॉर्मल मार्किंग आफ्टर रिजल्ट ऑफ सेकंड रबिंग। अब कुछ लोगों में आप देखा होगा या कुछ पेशेंट्स आप देखोगे उनको ईचिंग होती है बहुत पुरानी और वो खुरचते रहते हैं, मतलब ना कई साल तक खुरचते हैं, उसके बाद वो स्किन वहाँ से ना हार्ड हो जाती है बहुत सारी, तो हम उसको बोलते हैं लाइकेनिफिकेशन या लिचेनिफिकेशन। और अभी एग्जांपल भी दी हुई है पिक्चर में, आप देख लें। फिशर का मतलब एक लीनियर सी दरार होती है हमारी स्किन के अंदर, अल्सर वगैरह और ये सारे आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कीलॉइड, मैंने आपको दिखाया कीलॉइड स्कार। एक नॉर्मल स्कार होता है जैसे नॉर्मल, एक होता है कीलॉइड स्कार के, जो नॉर्मल स्कार था वो बाहर की तरफ उभर आता है बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफिक। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है एक्नी वल्गैरिस, एक्नी वगैरह कहाँ पे निकलती है, मोस्टली आपके फेस पे निकलती है और ये एरिया जो एक्सपोज्ड होता है यहाँ पे एक्नी निकलती है। फिर एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, वो वहाँ पे होती है जो स्किन फोल्डिंग वगैरह, जैसे आपकी एल्बो और आपकी नी जॉइंट वगैरह। फिर है फोटो सेंसिटिव इरप्शंस, ये उन लोगों को होता है जिनको सनलाइट से कोई एलर्जी होती है या फोटो सेंसिटिव होते हैं वो लोग, उनके भी लाज़मी बात है वो पार्ट्स पे होती है जो जो एक्सपोजर में आते हैं। जैसे हाफ बाजू पहने तो पूरा हाथ एक्सपोजर में आ गया, फेस और ये नेक वगैरह जो है आपकी ये सब आ गई, और ये रोजिया वगैरह आ गया, सोरेसिस आ गया, ये सब इसी में इंक्लूडेड होते हैं। तो आगे हम इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है जी, टीनिया वर्सिकलर। अब ये क्या है, ये फंगल इन्फेक्शन है, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन कॉजिंग हाइपोपिगमेंटेशन। जिसको टीनिया वर्सिकलर, मेरे एक फ्रेंड को थी ये, तो जिसको टीनिया वर्सिकलर होगा उसकी स्किन का जो एक नॉर्मल टोन है, जो नॉर्मल पिगमेंट है, उससे कलर थोड़ा सा डाउन कर जाएगा, ठीक है। हाइपो पिगमेंटेशन होगी, हाइपो का मतलब है कम, जो एक नॉर्मल पिगमेंट था उसकी स्किन का वो कम हो जाएगा। फिर विटिलिगो है अनपिगमेंटेड मैक्यूल और पैचेस, अगर छोटा सा होगा तो मैक्यूल होगा, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो पैच होगा, और अनपिगमेंटेड है तो उसको हम विटिलिगो बोलेंगे, जिसको हमने बताया अभी कि वाइट कलर के स्किन पैचेस बन जाएंगे, क्योंकि पिगमेंट नहीं है ना इसलिए वो वाइट होंगे। फिर रोज स्पॉट्स हैं, रेड कलर के ये स्पॉट्स होते हैं, फेंट हल्के हल्के से होंगे, ब्लैंचिंग मैक्यूलो पेप्यूलर और सैल्मन कलर। सैल्मन एक रेड कलर की फिश को होती है, रेड रेड से इसका वो बनेंगे स्पॉट्स। और एविडेंट एट एंड ऑफ फर्स्ट वीक इन 30% ऑफ, मतलब जो जिनको ये डिजीज़ हो रही होती है उसमें 30% लोगों में ये मिल जाते हैं और ख़ुद ही ख़त्म हो जाते हैं 2 to 5 डेज़ के अंदर। फिर कुछ लोग हैं जो सनलाइट के एक्सपोजर में ना अक्सर स्किन पे से छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और से गर्म पानी लगने से भी गर्म दाने निकल आते हैं, वो या तो आपकी स्किन जिसको निकलते हैं उनकी स्किन फोटो सेंसिटिव होती है, ठीक है, जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। एलर्जी को मेडिकल के अंदर आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं और नॉर्मल इंग्लिश में, नॉर्मल लैंग्वेज में एलर्जी कहा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फोटो सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि फ़ोटो का मतलब है लाइट, और अगर आप नॉर्मल इंग्लिश में बोलो तो आपका मतलब हुआ कि लाइट से एलर्जी होना। और एलर्जी की वैसे कोई डेफिनेशन है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना वो अपनी ही बॉडी को या आने वाले किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, या उसको एक समझे हार्मफुल चीज़ समझने के लिए समझ के उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर देती है। जैसे हिस्टामिन्स रिलीज़ करते हैं, बॉडी का फाइटिंग रिस्पॉन्स निकलता है जिससे इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो उसका हर बंदे में पैटर्न वैसे अलग होता है। जैसे सपोज़ किसी को एलर्जी होती है तो उसकी स्किन रेड हो जाती है, किसी को छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, किसी को ईचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो जो एलर्जी है उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, तो इसलिए फोटो सेंसिटिविटी इज़ इक्वल टू लाइट एलर्जी।
तो राइट। कैरोटीनीमिया बोलेंगे जिसके अंदर कैरोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे आपकी आंखें वगैरह जो हैं वो पीली पीली होने जा लग जाती हैं, नेल ज़रा येलो हो जाते हैं। ये कोई डिजीज़ नहीं होती है, बस इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी में कैरोटीन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ आलू खाने से और कुछ ज़्यादा गाजरें खाने से या ज़्यादा वो फ्रूट जिसमें कैरोटीन ज़्यादा होता है येलो कलर, तो वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो वो भी हमने पेशेंट से देख लेना है। तो इसमें अब देखें ना, कुछ पेशेंट आएंगे जॉन्डिस वाले, आपको उनकी आंखें पीली मिलेंगी, तो और कुछ आएंगे कैरोटीनीमिया वाले, तो उनकी भी आंखें पीली मिलेंगी। तो इनको डिस्टिंग्विश भी करना है, आपने ये नहीं कह देना कि आंखें देखते ही कि आपको जॉन्डिस है। आपने उनका स्क्लेरा चेक करना है, आपने उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन चेक करनी है कि जो कैरोटीनियम वाले होंगे उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो येलो कलर में नहीं होंगी, उनकी आंखें वगैरह होंगी, उनकी पाम्स वगैरह होंगी। और आगे अब हम बात करेंगे नेल की। स्किन का काम ख़त्म हुआ यहाँ तक, अब नेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेल प्रोटेक्ट्स द डिस्टल एंड ऑफ द फिंगर्स, ये आपके जो फिंगर्स के आखिरी पार्ट्स हैं इनकी हिफाजत के लिए काम करता है। एक हार्ड पार्ट है ना आपकी बॉडी का, कुछ उठाने में, खुरचने में, रखने में, उसमें ये आपकी एक किस्म के बोन का तौर पे काम कर रहा होता है एंड पॉइंट पे। ठीक है, और नॉर्मली जो आपके नेल का एंगल होता है 180 डिग्री होता है। अगर इसे कम या ज़्यादा हो तो वो फिर प्रॉब्लम होती है। फिंगर नेल्स ग्रो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 mm डेली। ठीक है, और जो टो नेल्स ग्रो मोर स्लोली, जो पाँव के नेल्स हैं वो ज़रा स्लोली ग्रो करते हैं। उसकी बहुत सारी वजह हैं, जैसे बूट वगैरह पहनना कि हम उनको आगे से प्रेस किए रखते हैं और वैसे भी वो स्लो ग्रोथ होती है वहाँ पे। और एग्जामिनेशन ऑफ द नेल्स, ये वैसे कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये वैसे एक पिक्चर शो की हुई है, इसके अंदर जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्लबिंग और कोइलोनिकिया और सोरेसिस, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं अब ये ब्यूज लाइन। ब्यूज लाइन क्या होता है, जो आपका नेल है ये ऐसे करके देखें आप ऐसे, तो इस नेल के मिड में ऐसे कुछ लाइंस बन जाएंगी, ऐसे नहीं, ऐसे ट्रांसवर्स लाइन बनेगी जो आपके नेल को सपोज ऐसे हाफ से डिवाइड करेगी। तो अब पढ़ते हैं वो लाइंस क्या करती हैं और वो क्यों होती हैं। दे आर ट्रांसवर्स रिजेस, रिज का मतलब होता है खड्डे वाली लाइन जो अंदर की तरफ हो, इन द नेल प्लेट ड्यू टू टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन ऑफ नेल ग्रोथ रेट, कि जिस ग्रोथ रेट से नेल पहले निकल रहा था उससे नहीं निकलेगा, अब उसका वो चेंज हुआ। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, कोई निमोनिया आ गया, और मीजल्स, मम्स और या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हम एमआई कहते हैं। अगर ये होंगी तो नेल ग्रोथ ज़रा स्लो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको ये ब्यूज लाइन मिलेंगी। फिर है लिंडसे नेल, हाफ हाफ नेल। इसके अंदर क्या होगा कि आधा नेल वाइट वाइट होगा, आधे में नॉर्मल कलर जैसे रेड रेड से होते हैं, आप अपने नेल्स देख लें। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रॉक्सिमल डल वाइट पोर्शन। अब देखो प्रॉक्सिमल लिखा है यहाँ पे, तो प्रॉक्सिमल का क्या मतलब हुआ। अगर मैंने नेल अपना ऐसे पकड़ा है तो मेरे नेल का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा है, लाजिम बात है जो मेरी बॉडी के करीब वाला है, पास वाला है। तो ये जो पार्ट है करीब वाला ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और जो डिस्टल वाला है ऊपर वाला ये नॉर्मल कलर में होगा जो उसका है। प्रॉक्सिमल डल वाइट पोर्शन एंड द डिस्टल पिंक और ब्राउन पोर्शन विद द वेल डिमैक्रेटेड ट्रांसवर्स लाइन ऑफ द सेपरेशन, की बाकायदा एक सेपरेशन के लिए एक लाइन होगी जो क्लियरली दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगी। और यूरेमिया इसकी कॉज है। फिर है पैरोनिकिया, और निकिया वगैरह जो हैं ये नेल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो पैरोनिकिया के अंदर क्या होता है कि जो नेल बेड है ना आपका, जहाँ पे नेल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, किसी ने दांत मार लिया, किसी का कोई नेल लग गया, किसी को किसी चीज़ ने काट लिया, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगी उसको हम पैरोनिकिया कहेंगे। इन्फेक्शन ऑफ द नेल बेड एंड द सराउंडिंग स्किन बाय बैक्टीरियाज और फंगस। स्किन इज़ रेड एंड हॉट, मे हैव पस, क्योंकि उसमें पस भी हो सकती है, कोई फ्लूइड भी आ सकता है, पानी भी हो सकता है। वो तो इन्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की आपको इन्फेक्शन हो रही है। कॉजेज कैन बी ट्रॉमेटिक, मैंने आपको बताया कोई नेल लग गया कुछ भी तो ट्रॉमा हो सकता है। फिंगर सकिंग, हर वक्त उंगली चूसते रहना, या नेल बाइटिंग वगैरह। ओके, उसके बाद है ओनिकोलाइसिस, जिसके अंदर पेनफुल सेपरेशन नेल फ्रॉम द नेल बेड, के नेल बेड से पेनफुल होकर बहुत निकलेगा। नॉर्मली आपका नेल बाहर आता रहता है आपकी बॉडी से, आपको दर्द नहीं होता है, फील भी नहीं होता है। ठीक है, बस आपको तभी पता लगता है जब नेल्स बड़े हो गए होते हैं, काटने होते हैं, उससे पहले नहीं पता। लेकिन कभी आपने नेल खींच के बाहर निकाला है, किसी ने मतलब ट्राई किया, तो बहुत पेनफुल चीज़ है ना ये। तो इसलिए जब इन लोगों का निकलता है ना ये, तो ये बहुत पेन करता है, और इसमें इन्फेक्शन हो सकती है या ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन में वीस्ट इन्फेक्शन है, मोर इन सोरेसिस, डर्मेटाइटिस। ठीक है, और टैरी नेल्स होंगे, ये नेल्स चिपके हुए होंगे बिल्कुल बिल्कुल ना, वाइट इन कलर विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास बिल्कुल वाइट वाइट से होंगे।
और डिक्रीज़ इन वेस्कुलरिटी, इनके अंदर वेस्कुलरिटी नहीं होगी, जैसे आपको नेल्स वगैरह ये पिंक पिंक मिलते हैं तो इनके वाइट वाइट से नज़र आएंगे। डिक्रीज़ इन वेस्कुलरिटी एंड इंक्रीज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कॉमन इन लिवर फेलियर, सिरोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम CHF बोलते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड मैल न्यूट्रिशन। उसके आगे बात करेंगे हम ल्यूकोनिकिया। ल्यूकोसाइट जैसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो ल्यूको का मतलब है वाइट और निकिया का मतलब है नेल्स। तो वाइट नेल्स का मतलब है ल्यूकोनिकिया। वाइट नेल्स और मिल्क स्पॉट्स, ट्रॉमेटिक नेल बाइटिंग एंड सिस्टमिक कॉजेज कि इसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। अब किन किन चीज़ों की वजह से आपको ये वाइट नेल्स मिल सकते हैं लोगों के अंदर? आर्सेनिक पॉइजनिंग में, मतलब किसी को आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई हो, निमोनिया हुआ हो सख्त किस्म का, और हार्ट डिजीज़ हुई हैं, रीनल फेलियर, विटामिन डिफिशिएंसी, लिवर सिरोसिस और जिंक डेफिशिएंसी या सोरासिस वगैरह, इन सारी डिजीज़ के अंदर आपको ये मिलेंगे, ठीक है। और हैं पिटिंग नेल्स, ये भी अक्सर देखने को मिलते हैं कि नेल के अंदर ऐसे लगता है जैसे किसी ने ना कील रख के हथौड़ी मारी, फिर उठाई, फिर कील रख के हथौड़ी मारी, फिर उठाई, तो वैसे जैसे कील की वजह से हल्के 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 पिटिंग होंगे, स्पॉट्स होंगे। तो डिप्रेशन ऑफ द नेल अकर्स इन द ड्राई स्किन एंड सोरासिस, जिनकी स्किन बहुत ड्राई रहती है या जिनको स्किन सोरासिस हो, एक डिजीज़ है, उसमें आपको ये मिल सकते हैं। या सार्काइडोसिस, ये भी डिजीज़ है, उसमें आपको ये मिलेंगे। आगे एक नेल की आपको नॉर्मल दिखाई हुई है, एक नेल के अंदर पिटिंग भी दिखाई है, आपको ब्यूज लाइन भी दिखाई है और ओनिकोलिसिस भी दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे आज की स्लाइड ख़त्म होती है, यहाँ का लेक्चर आज ख़त्म होता है। तो यहाँ पे सबको समझ आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?